नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये ईपीएफओ ने अभी एक सर्कुलर निकाला है 18/1/2025 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है। महत्वपूर्ण ईपीएफओ के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जिस चीज का डर था उसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। अभी तक जितने भी सर्कुलर थे, ईपीएफओ ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ईपीएस से संबंधित कोई भी सर्कुलर नहीं निकाला था। बार बार हम ये कयास ही लगा रहे थे कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। किसी की पेंशन इन्होंने प्रोरेटा बेस पे की है, किसी की पेंशन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पूरा कैलकुलेशन में लेते हुए, पूरी सैलरी को कैलकुलेशन में लेते हुए वन गो में एक ही बार में किया है। इसलिए ये पता नहीं लग रहा था कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। तो हम सब लोग बहुत कंफ्यूज थे। अब ये इसका क्लैरिफिकेशन आ गया है। ये जो क्लैरिफिकेशन आया है, इस क्लैरिफिकेशन में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये लिख रहे हैं कि इस क्लैरिफिकेशन के ऊपर मिनिस्ट्री का अप्रूवल है, और ये क्लैरिफिकेशन लेबर मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही जारी किया गया है। अब हम इस पे बात करते हैं। ये मेरा नंबर दिया गया है दोस्तों, यदि कोई इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, यदि कोई क्लैरिफिकेशन किसी संबंध में लेना चाहते हैं तो। और यदि एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उस पे जुड़ना चाहते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस पे केवल हायर पेंशन के बारे में ही हम बात करेंगे। चलिए अब इस इशू पे बात करते हैं। इन्होंने लिखा है कि द प्रोरेटा कैलकुलेशन ऑफ द पेंशन इज प्रोवाइडेड इन पैरा 12 ऑफ द ईपीएस एंड इज इक्विटेबल treating both categories of pensioners, that is pensioners under wage ceiling means जो हमारी 15,000 बेसिक थी, 6,500 जो प्रेजेंट पेंशन मिल रही है, सीधी बात करें, दोज विद हायर पेंशन ऑन इक्वल फुटिंग। ये कह रहे हैं कि इक्वल फुटिंग पे रखा है, यानी बराबरी पे रखा है। इसमें दोज पैरा 12 है, वो ये कहता है कि पेंशनर को दोनों में इक्वल फुटिंग यानी बराबरी से रखा गया है, चाहे आप हायर पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप हायर पेंशन नहीं ले रहे हैं, दोनों को। एंड फर्दर क्या कह रहे हैं? फर्दर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो नॉट फाउंड द सेम अल्ट्रा वायरस। इन्होंने क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें अल्ट्रा वायरस नहीं पाया गया है इसको, यानी इक्वल फुटिंग पे हायर पेंशन को रखने में, यानी प्रोरेटा, सीधी बात करें तो प्रोरेटा हायर वेज के लिए भी प्रोरेटा लागू करने को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस नहीं माना है। ये इनका लिखना है। ठीक है जी, अभी हम केवल इनकी बात कर रहे हैं, अब अपना डिस्कशन बाद में करेंगे। अकॉर्डिंगली द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज एग्रीड विद द कंपटीशन ऑफ द पेंशन ऑन प्रोरेटा बेसिस फॉर द पेंशन ऑन हायर वेजेस। कि मिनिस्ट्री ने ये एग्री कर लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कह दूं मैं कि मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ के देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहीं भी इस पे बात ही नहीं हुई है। केवल रेफरेंस दिया गया है 12(2) का, कि 12(2) में पेंशनेबल सर्विस क्यू 15,000 जब किया गया था, नेचुरल है कि उसका डिस्कशन होना था, क्योंकि आपने बेसिक 6500 से बढ़ा के 15,000 की गई थी, तो आपको फॉर्मूले में भी उसको लिखना था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पैरा नंबर 10 पे आप डिसीजन खोल के देखिएगा, पैरा नंबर 10 पे केवल उसका रेफरेंस दिया गया है, एंड 12(2) को, सेक्शन 12(2) को उसको री रेफर भी किया गया है। ये मैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम खोला हुआ हूं, ये हमारा मंथली मेंबर पेंशन स्कीम के बारे में दिया गया है, और इसमें ए, बी और ये 12(2) सेक्शन 12 पॉइंट नंबर 2 पे ये लिखा है कि इन द केस ऑफ द न्यू एंट्रेंट द अमाउंट ऑफ मंथली सुपरएनुएशन पेंशन और अर्ली पेंशन एज द केस में बी
shall be computed in accordance with the following factors, namely monthly pension, pensionable salary into pensionable service divided by 70, provided इसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ईपीएफओ को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये उन्हीं की लैंग्वेज है और उनको ये समझना में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए वो बार बार इधर उधर भाग रहे हैं। प्रोवाइडेड द मंथली मेंबर पेंशन shall be determined on a pro rata basis for the pensionable service up to 1st September 2014 and at the maximum pensionable service salary 6,500 रुपीज, ये इनका कहना है। ठीक है जी। अब आप देखिएगा कि ये जो एक ईमेल आया था, मैं उस ईमेल की बात करना चाहूंगा कि इन्होंने 2014 से पहले मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी जो ली है एक महीने की, वो ये इस वर्ड से ली है, एट द मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी ऑफ 6,500 रुपीज पर मंथ। यानी 2014 से पहले मैक्सिमम मंथली सैलरी जो है वो आपको लेना है, ये इन्होंने यहां से वर्ड लिया है। लेकिन ये भूल गए कि एंड फॉर द पीरियड आफ्टर देयर आफ्टर एट द मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ। यानी आप ये भूल गए कहना कि आपने 2014 से पहले तो मैक्सिमम सैलरी ले ली, लेकिन 2014 के बाद आप 60 महीने का एवरेज ले रहे हैं, वहां पे मैक्सिमम मंथली सैलरी नहीं ले रहे हैं। यदि आप मैक्सिमम मंथली सैलरी 2014 के पहले ले रहे हो तो बाद में भी तो आपको 2014 के पहले मैक्सिमम मंथली सैलरी लेना चाहिए थी। और यदि आप मैक्सिमम मंथली सैलरी लेते तो वो लास्ट मंथ की सैलरी ही होती और वो सैलरी बहुत ज्यादा होती, तब आप दोनों केस में ये कंपैरिजन वाली बात हो सकती थी या सेम फुटिंग पे बात हो सकती थी। अब ये वर्ड सेम फुटिंग पे नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सेम फुटिंग पे रखा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मूले के बारे में कोई डिसीजन दिया है। फॉर्मूले पे कोई डिसीजन था ही नहीं, प्रोरेटा पे कोई डिसीजन था ही नहीं। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था, आपने केवल बेसिक को बढ़ाया था, और जब बेसिक बढ़ाएंगे, नेचुरल सी बात है कि बेसिक बढ़ाएंगे तो आपको प्रोपोर्शनेट यानी प्रोरेटा पे पेंशन निकालनी पड़ेगी। वही सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था और उसको किया था। लेकिन हायर वेज में ये फॉर्मूला लागू होगा, ये कहीं भी पूरे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दोबारा पढ़ लीजिए। मैं ये लेटर आने के बाद 2 दिन हुए हैं लेटर आने के बाद में, मैंने फिर उससे पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पूरे डिसीजन को एक एक लाइन दोबारा से पढ़ी। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये नहीं है कि दोनों फॉर्मूला को इक्वल फुटिंग पे रखा जाएगा। यानी जो सीलिंग पेंशन थी उसको किसी भी कीमत पे आप इक्वल फुटिंग पे नहीं रख सकते। और इस सर्कुलर को, मैं केवल एक पॉइंट की बात कर रहा हूं पूरे सर्कुलर में, और किसी क्लैरिफिकेशन पे, जो नीचे वाले क्लैरिफिकेशन है उन्हें बाद में बात करेंगे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है सभी हायर पेंशनर्स का। प्रोरेटा कैलकुलेशन मतलब 2/3 पेंशन रह जाएगी। मेरी 53,648 पेंशन बनती है, अब वो 35,000 रह जाएगी, यानी 1/3 पेंशन कम हो जाएगी। सीधी सीधी बात है ऐसा होने से। और ये अब इन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि प्रोरेटा कैलकुलेशन होगी, यानी अब हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब तक इन्होंने, आपको याद होगा मिस्टर बालू का जो केस था केरला हाई कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था केरला हाई कोर्ट में, क्योंकि ये ईमेल है इसलिए ईमेल पे कोई स्टे नहीं दिया जा सकता, ईमेल पे डिसीजन नहीं दिया जा सकता। जब उन्होंने स्टे मांगा था इस ईमेल वाले फॉर्मूला पर, तब उन्होंने ये बात, ईपीएफओ ने ये बात राइटिंग में कही है। अब उनकी राइटिंग में आ गया है, अब हम इस पे देखिए, तो इसलिए हमें तुरंत ही जो भी लोग हायर पेंशन लेना चाहते हैं, मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग, पूरे देश के लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम इस प्रोरेटा को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, इनके वर्ड को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम 1/3 पेंशन कम करवा के और 25-25, 30-30, 40 लाख रुपए जमा करने के लिए तैयार हैं, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? उसकी रिड्यूस्ड पेंशन भी नहीं मिल रही है। रिड्यूस्ड पेंशन से मेरा मतलब है जो एक्चुअली पेंशन कैलकुलेट की जाती है, एक्चुअली पेंशन रिडक्शन रेट पे 8% रिडक्शन रेट पे कैलकुलेशन की जाती है, उस जो मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया है, उसकी वैल्यू भी नहीं निकल रही है जितना पैसा आप जमा करोगे, क्योंकि आप इन्फ्लेशन तो आप जोड़ ही नहीं रहे। आप ये तो जोड़ ही नहीं रहे हैं कि आज जो आपको मान लो 35,000 पेंशन मिलती है 53,000 की जगह, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 12 साल बाद। इसीलिए हमें हर हाल में इसे चैलेंज करना ही चाहिए।
हर हाल में आप किसी भी प्रकार से करें, लोग मिलकर करें, कैसे भी करें, पूरे देश के सुप्रीम हाई कोर्ट में ये पॉइंट जाना चाहिए और फिर इस पर डिसीजन आएगा। और फिर जो लोग डरते हैं ना पैसा खर्च करने में, वो सोचिएगा जरा, यदि आरसी गुप्ता नहीं गए होते सुप्रीम कोर्ट में तो क्या आप आज ये चर्चा कर रहे होते, या मिस्टर सुनील कुमार नहीं गए होते तो क्या ये 2022 का डिसीजन आया होता। इसलिए हमें तुरंत ये काम करना चाहिए कि हम सब लोगों को मिलके इकट्ठे होके हर हाल में इस पॉइंट को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने राइटिंग में लेकर आ गए हैं और इन्होंने जो कहा है अल्ट्रा वायरस नहीं डिक्लेयर किया है। यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अल्ट्रा वायरस नहीं कहा है, लेकिन डिस्कशन भी तो नहीं हुआ है ना। जिस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ उस पर अल्ट्रा वायरस कैसे कहा जा सकता है। 1.16% पे डिस्कशन हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस माना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फॉर्मूले के ऊपर कोई भी डिस्कशन हुआ ही नहीं है। उस कंडीशन में आप कैसे कह सकते हैं कि इसको अल्ट्रा वायरस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जब डिस्कशन होता तभी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देता। इसलिए हमें हर हाल में इस पॉइंट को चैलेंज करना चाहिए, हर हाल में। मैं इसी पॉइंट के साथ, इसी बात के साथ अपना आज का वीडियो खत्म करता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।